Hello दोस्तों, if you are aiming for prelims 2026 then you can check out our समस्त GS टेस्ट सीरीज 2026। दोस्तों बात करेंगे हम टेस्ट सीरीज़ के बारे में, कितने नंबर ऑफ़ टेस्ट हैं, किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है थ्रू टेस्ट, फीचर्स क्या हैं, प्राइसिंग क्या रहने वाली है। बट उसके पहले हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों संविधान के बारे में पूछा गया है यहाँ पे कि संविधान के बारे में हमें देखने कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेजरली बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत एक ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है। हमें ये चीज़ देखनी है, जब भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं देन वी नीड टू फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। अगर ये कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेजरली बोरोड, बहुत ही नैरो डाउन कर दिया गया है यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट है संविधान का वो मेजरली बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं दोस्तों, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरोड है। स्ट्रक्चरल पार्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है वो यहाँ से बोरोड है, ना कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सो ऑप्शन ए बिकम्स इनकरेक्ट। ऑप्शन बी सेज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इंडिया एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जब भी आपको ये डिफाइंस वाली चीज़ आए विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप ये समझ लो कि डेफिनेशंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना के बराबर दी गई है किसी चीज़ के बारे में। लेट्स से माइनॉरिटी वर्ड नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, untouchability word not defined in the constitution. Article 17 talks about the untouchability but definition not given. Minority, Article 21 talks about the minority word but definition not given. Similarly, federation of state, दोस्तों under Article 1 India is a union of state, union of state है, ना कि federation of state. What it implies? It implies that कि इंडिया में जो states हैं वो एक एग्रीमेंट करके उन्होंने यूनियन नहीं बनाया है। एक वो फेडरेशन में अगर आए हैं, एक फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया का है, तो वो बिकॉज ऑफ बाय द वर्चू ऑफ एनी एग्रीमेंट नहीं है। सेकेंडली दोस्तों, जो स्टेट्स और स्टेट इन इंडिया हैज़ नो राइट टू सिसीड फ्रॉम सच फेडरेशन। जो हमारा यूनियन है उसमें से जो एक फेडरेशन स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें से स्टेट हैज़ नो राइट टू सिसीड फ्रॉम इट। ठीक है दोस्तों, अम्बेडकर साहब ने भी ये चीज़ क्लैरिफाई की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिगार्डिंग दी यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो प्रोवर्ब डाला गया है अंडर आर्टिकल 1, उसके वो क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है यहाँ पे। ऑप्शन सी देखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ओवर अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि इंडिया में प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है बट पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं है। रैदर इंडिया में सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। कैसे दोस्तों, आपको पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल ये प्रोपाउंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ड्यूरिंग केशवानंदा भारती केस इन 1973। एपेक्स जुडिशरी सेड इट कैटेगोरिकली कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसे एक्शन लेता है और इफ़ पार्लियामेंट ट्राइज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368 और वो कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इरोड करता है तो सच एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है दोस्तों, सो जुडिशियल रिव्यू भी है और पार्लियामेंट सोवरेनिटी नहीं है, बट पार्लियामेंट को कुछ पावर्स दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 368 ताकि वो संविधान में चेंजेस ला पाए। क्यों चेंजेस ला पाए? क्योंकि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग एंटिटी की तरह माना जाता है। जो भी हमारे इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट हैं थ्रू द ईयर्स, हम उसमें वो इनकलकेट कर पाएँ, राइट, बट विदाउट इरोडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। Moving on to last statement, it says the Constitution of India does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian state। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, India as a state they cannot declare any religion as its own official religion। यहाँ पे आप शरिया लॉ या हिंदू लॉ इस तरीके की कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे एज अ ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा आपको पता भी होगा कि प्रियम्बल में वर्ड सेकुलर भी इंक्लूड किया गया था। सो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इट मैंडेट्स एज अ सेकुलर स्ट्रक्चर, इट मैंडेट्स फॉर दी सेकुलर स्टेट, राइट। दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन दी गई है नीचे। ऑप्शन ए इनकरेक्ट बताया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या है प्रोसीजर्स
लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजन, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दोस्तों आपको ये चीज़ें रट्टे लगानी होती हैं, जब तक आप रट्टे नहीं लगाओगे तो प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। बाकी एक टाइमली फ्रेमवर्क के अंदर में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, टेस्ट भी देने होते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है हमारी तरफ से कि आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं फॉर प्रीलिम्स 2026। दोस्तों मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। We need to consider following statements and see how many of the above statements are correct. ठीक है। Statement number 1 says the concept of martial law has been borrowed in India from English common law. ठीक है। अगेन यहाँ पे बहुत ही जो सेम हमने बात की थी पहले वाले क्वेश्चंस में कि नैरो डाउन चीज़ें की जा रही हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ हैज़ बीन बोरोड इन इंडिया फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ। तो या तो आपको ये चीज़ें रटी हुई हों कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से बोरोड की गई हैं, कहाँ कहाँ से डिराइव्ड होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जितनी भी चीज़ें डाली गई हैं। ठीक है। अगर मान लो कि आपको ये चीज़ नहीं पता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है पर्टिकुलरली इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, तो कुछ चीज़ें आप दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से भी ड्रॉ करके डिराइव करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे हम देखेंगे दोस्तों। मॉडर्न इंडिया में आपने जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में पढ़ा होगा, और इन जनरल आपने जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स हुए हैं प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे, आपको ये चीज़ें पता होंगी कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती थी तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में वो मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर देती थी उन चीज़ों को कंटेन करने के लिए। ऐसे मूवमेंट्स को, ऐसे एक सिचुएशंस को, डेलिकेट सिचुएशन को कंटेन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट करती थी इंडिया में। तो एक वाइल्ड गैस लेकर के, अगर आपको एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या किसी भी एक सब्जेक्ट की जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके बारे में, तो आप दूसरे सब्जेक्ट से भी जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप की है, वहाँ से भी आप उसे इंटीग्रेट करके इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ वॉज और हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ। ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट सेज मार्शल लॉ इज़ नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों आर्टिकल 34 टॉक्स अबाउट मार्शल लॉ। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ के बारे में चीज़ें दी गई हैं, बट डेफिनेटली जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, डेफिनेशन किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड के डेफिनेशंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हार्डली कहीं पे दिया गया है। सो मार्शल लॉ येस इट इज़ नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर 3 सेज देयर आर एक्सप्लिसिट ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये ना इस तरीके के जब स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं आपको क्वेश्चन में, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, एक्सप्लिसिट ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ। ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझनी है कि आपने कंफ्यूज नहीं कर होना है, इंटर रिलेट नहीं करना है कि जी क्या आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 में कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं कि प्रेसिडेंट रूल कब कब लग सकता है। बहुत इलेबोरेट वे में डिफाइंड नहीं है, बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या फिर जब इंटरनल या एक्सटर्नल ऐसी कोई चीज़ होती है, जब आर्टिकल 52 हम इमरजेंसी डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट, राइट, या प्रेसिडेंट रूल करती है, बट सेम वे में मार्शल लॉ के बारे में आर्टिकल 34 के अंडर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट, एंड दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। मूविंग ऑन टू फोर्थ स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर मार्शल लॉ इन इंडिया। ठीक है। अब दोस्तों देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी चीज़ों को एम्पावर किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, बट विथ रिस्पेक्ट टू मार्शल लॉ अंडर आर्टिकल 34 ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दी गई हुई है। ना तो इसकी डेफिनेशन दी गई है, ना तो ग्राउंड्स दिए गए हैं कि किस ग्राउंड्स में मार्शल लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बहुत एक छोटा आर्टिकल है और बहुत ही कम वर्ड्स में उसके बारे में वहाँ चीज़ें बताई गई हैं। सो स्टेटमेंट नंबर 4 also becomes incorrect. Therefore, option B qualifies to be a right answer. दोस्तों एक्सप्लेनेशन देख लेंगे थोड़ा सा हम इसमें। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, जो कि ये यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि मार्शल लॉ वॉज बोरोड इन इंडिया फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ एंड द एक्सप्रेशन इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मिलिट्री रूल की तरह से इसे समझा जाता है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रन बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड आउटसाइड द ऑर्डिनरी लॉ। दोस्तों ठीक है, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मिलिट्री लॉ दैट इज़ एप्लीकेबल टू द आर्म्ड फोर्सेज। जो दोस्तों हमारे आर्म्ड डिफेंस फोर्सेज हैं, जो उनके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में जिन्हें काम करना होता है, वो कुछ और है, वो उन्हें हम मिलिट्री रूल लॉ कहते हैं। बट जो मार्शल लॉ है उसकी एक समझ जो है वो कुछ और है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है।
थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट बिकॉज कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन की गई है, नहीं प्रॉपरली एक्सप्लेन की गई है। जो स्टेटमेंट 3 था वो था कि ग्राउंड्स क्या की चीज़ है, तो ग्राउंड्स नहीं एक्सप्लेन किया गया है कि किन किन ग्राउंड्स पे मार्शल लॉ डिक्लेयर किया जा सकता है, और नीदर कि प्रेसिडेंट जो है वो करता है, ये एम्पावर नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को टू डिक्लेयर मार्शल लॉ इन इंडिया। ठीक है, एक बार समस्त 2026 जो हमारी जीएस टेस्ट सीरीज़ है उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। दोस्तों आपको टोटल 60 प्रीलिम्स टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कि 41 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 100 क्वेश्चंस ईच टेस्ट होगा 41 फुल लेंथ टेस्ट में। जो कवरेज है बेसिकली इसमें थीम बेस्ड सब्जेक्ट वाइज कवर किए जाएंगे, रिवीजन टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, करंट अफेयर्स के टेस्ट होंगे, टोटल 12 टेस्ट होंगे। मई 2025 से अप्रैल 2026 तक की कवरेज कराई जाएगी दोस्तों आपको इसमें, और एनसीईआरटी भी कराई जा रही है, जो कि फ़ेज़ 1 में आपको सारी जो मेजर बुक्स हैं या जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं एनसीईआरटी के वो आपको फ़ेज़ 1 में ही करा दी जाएगी, जिसमें कि आपके टोटल 19 हाफ लेंथ टेस्ट होंगे, 50 क्वेश्चंस ईच टेस्ट। ठीक है दोस्तों, अगर टेस्ट फीचर्स की बात करें तो वैलिडिटी विल रिमेन टिल 24 मई 2026 एंड फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल रहेगा। टेस्ट डिस्कशन वीडियोस भी होंगे इसमें, बेसिक टू एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। मेंटरशिप की एक बहुत बड़ा एक फीचर है जो आज की डेट में बच्चों को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, मेंटरशिप के फीचर भी इंक्लूड किया गया है इस टेस्ट सीरीज़ में। 120 डेज़ का एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी सिलेबस है प्रीलिम्स का वाया टेस्ट बाय 16 मार्च कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में सिर्फ आपके रिवीजन टेस्ट एंड प्लस मॉक टेस्ट ही चलेंगे। टोटल रिवीजन टेस्ट होंगे 4 फुल लेंथ एंड मॉक टेस्ट विल बी 4 ऑफ फुल लेंथ नेचर। रिवीजन इज़ द इम्पॉर्टेंट की टू क्लियर प्रीलिम्स, क्योंकि आपको इतना सारा कुछ पढ़ना होता है, अगर आप उसे रिवाइज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली क्या होता है कि एस्पिरेंट भूलने लग जाते हैं। उन्होंने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो छोटे छोटे न्यूएंसेस होते हैं प्रीलिम्स में, आपको पता है दोस्तों, फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं, कुछ एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो याद रखने होते हैं। अगर आप अपने सिलेबस को रिवाइज़ नहीं करोगे मल्टीपल टाइम्स तो देयर इज़ अ वेरी जनरल टेंडेंसी दैट द पीपल टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। तो रिवीजन का भी ध्यान रखते हुए एक ऐसा स्टडी प्लान बनाया गया है जिसमें आप 115 डेज़ का रिवीजन रिवाइज़ कर सकते हो। आपको रिवीजन डे मिलते हैं, स्टूडेंट पोर्टल है, स्कोर बोर्ड मिलेगा, आपको ऑल इंडिया रैंकिंग की फैसिलिटी भी है। तो दोस्तों कोर्स की जो फ़ी है वो 3065 है, वैसे तो 6800 रुपीज़ है, बट 50% डिस्काउंट करके 3465 है, और अगर आप वहाँ पे कूपन लगाते हैं 400 रुपीज़ का तो आपको ये 3065 का ही पड़ता है। दोस्तों दिस इज़ डेफिनेटली नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। आई क्लेम दोस्तों कि इस क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको मार्केट में ट्रिपल रेट में मिलेंगे। ये क्वालिटी के क्वेश्चंस आप किसी भी इंस्टीट्यूट या प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो भी ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में है, आप वहाँ पे सर्च करके देखें आप टेस्ट सीरीज़ जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आप सैम्पल टेस्ट भी हमारे जो डाउनलोड कर सकते हो आप एप्लीकेशन, सारा ऑनलाइन ही होगा टेस्ट, वहाँ पे आप जाके सैम्पल टेस्ट, आपको इंटरफेस चेक करना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से आपको वो क्वेश्चंस विजिबल हो रहे हैं एप्लीकेशन पे। आप वहाँ पे जाके चेक करें एंड यू विल फाइंड इट आउट कि जो क्वालिटी है दोस्तों वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की गई है। बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो यूपीएससी की इवॉल्विंग पैटर्न है उसे ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन सारे फ्रेम किए गए हैं। दूसरी बात ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक आप इन चीज़ों को कंपेयर नहीं करोगे आप एक कैलकुलेटिव डिसीजन नहीं ले सकते हो। सो रैदर दैन जस्ट गोइंग बिहाइंड एनी नेम कि मुझे इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस लगाने हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, रैदर आप एक बार जो मार्केट में नई नई चीज़ें आ रही हैं, जो लोग ट्राई कर रहे हैं टू कम विद द बेटर क्वालिटी, एक बार आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। देखो दोस्तों मोटो बहुत ही सिंपल है हमारा, टू प्रोवाइड क्वालिटी एट वेरी अफोर्डेबल रेट, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 says we need to consider the following statements about the rule of law in Indian context. अब rule of law के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो rule of law का पहला statement क्या बोल रहा है ये? It is a basic feature of the Constitution of India even though not explicitly mentioned. Correct? दोस्तों Article 14 is a manifestation of supremacy of law. आर्टिकल 14 है ना वो, इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ प्रिंसिपल ये कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन आर्टिकल 14 अगर आप देखोगे तो 14 टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, बट नो वेयर रूल ऑफ लॉ वर्ड इज मैंशनड अंडर आर्टिकल 14, बट इट साइलेंटली इम्प्लाइज अबाउट दिस थिंग, क्योंकि आर्टिकल 14 जो ड्राइव करता है पावर, वो पावर ड्राइव ही करता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ प्रिंसिपल से। So yes, rule of law becomes a basic feature of the Constitution of India and it is not explicitly mentioned anywhere.
Moving on to next statement, it says it allows for arbitrary use of power if done through duly enacted laws. दोस्तों, अगर आपको arbitrary word किसी भी context में, be it in any context, arbitrary, malified, injustice, इस तरीके के words दिख रहे हैं तो उसे सीधा आपको wrong डिक्लेयर करना है. इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब अपने पार्डनिंग पावर को यूज़ करते हुए किसी को एक्विटल या जिस भी तरीके से वो डिसीजन लेते हैं, इवन दैट थिंग कैन बी रिव्यूड दो विद अंडर अ वेरी लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू. बट ये 2025 में भी एक क्वेश्चन आया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जुडिशियल पावर के ऊपर में कि क्या जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी जुडिशियल पावर को यूज़ करता है क्या उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकती है. कि डेफिनेटली दोस्तों उसमें एक लिमिटेड है. अगर वहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें देखी जाएंगी कि आर्बिट्ररली यूज़ किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन पास अ जजमेंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ऑल्सो दोस्तों. सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट सेज दिस रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द सुप्रीमेसी ऑफ लीगल नॉर्म्स ओवर एग्जीक्यूटिव विल. डेफिनेटली दोस्तों अगर देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 आपस में इंटर रिलेटेड है, कॉज एंड इफेक्ट. अगर एग्जीक्यूटिव विल प्रिवेल ओवर द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द सुप्रीमेसी ऑफ लीगल नॉर्म्स तो फिर ये आर्बिट्ररी बन जाएगा दोस्तों. सो देयरफॉर स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट. नाउ द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, ओनली 2. स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट. यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेनेशन दी गई है. इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी. आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम से हमारे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो. एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि किस क्वालिटी के एक्सप्लेनेशंस बनाए गए हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें प्रोवाइड की है. जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि केशवानंदा भारती केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया था, जिसके ये चीज़ बताई गई थी कि रूल ऑफ लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट बी एब्रोगेटेड इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. ठीक है. नाउ दोस्तों जो रूल ऑफ लॉ की जो बात करें थे, सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे. एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. यहाँ पे जो आर्बिट्ररी यूज़ ऑफ पावर है इवन डन अंडर थ्रू ड्यूली इनेक्टेड लॉज, सुप्रीम कोर्ट ने इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का एक केस था जिसमें ये बताया था कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रिजनेबल. रूल ऑफ लॉ को वो इन्फोर्स करता है, दैट इज़ वाई. तो ऑलरेडी केस जजमेंट्स हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मैनी टाइम्स ये चीज़ बताई है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए. सेम वे आर्टिकल 14 के बारे में हम बात कर चुके हैं. एंड जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो लॉ के अंडर में होने चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होने चाहिए. ठीक है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस. बहुत ही फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है बट आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस. तो इट सेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर लंडन फॉर इंडिया इन लंडन. तो देखना है हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रोविजंस वेयर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919. जो लास्ट वाला ऑप्शन है स्टेटमेंट नंबर 4 ये करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है. ठीक है. क्योंकि जो बाकी है ना ये 1935 में हुए थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. फोर्थ स्टेटमेंट वॉज this office of high commissioner for India in London was created under government of India act 1999 provisions. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात की जा रही थी. एंड सिमिलरली जो ट्रेड एस्पेक्ट्स चीज़ें थी इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, उसे लुक आफ्टर करने के लिए लंदन में एक हाई कमिश्नर ऑफिस बनाया गया था फॉर इंडिया. एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के कुछ पावर्स इनको दिए गए थे. ठीक है. सो ऑप्शन ए बिकम्स द राइट आंसर, ओनली 1. दोस्तों एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से एक्सप्लेनेशन, इसे आप पढ़ लेना. मूविंग ऑन टू लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 5. ये इस तरीके के क्वेश्चंस इस बार बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं. 2025 के प्रीलिम्स में आप देखोगे दोस्तों तो बहुत सारे क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आए हैं. इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमने अपने जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी उसमें इंक्लूड किए हुए हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं. स्टेटमेंट ये तो स्टेटमेंट 2 वाले हैं, स्टेटमेंट 3 वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें कि 3 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं बट सिमिलर नेचर के होते हैं. लेट्स सी. स्टेटमेंट 1 सेज बोथ द शाकास एंड कुशानास फेल टू स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ
किंगशिप। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब ये कुशानाज या शाकाज इंडिया में आए, दे स्टार्टेड टू रूल सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया, तो इनको एक बात समझ में आ चुकी थी कि अगर आपको रॉयल अथॉरिटीशिप या रॉयल अथॉरिटी लोगों के बीच में इस्टेब्लिश करनी है, देन यू नीड टू स्ट्रेथन द आइडिया ऑफ द डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंगशिप। ठीक है, और ये चीज़ भी आपको पता होगी कि इन्होंने इस तरीके के नाम रखने स्टार्ट कर लिए थे, अपने कॉइन्स पे वो चीज़ें डालनी स्टार्ट कर दी थी, भगवान जो गॉड से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे उन्होंने इंस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। स्टेटमेंट 2 सेज द बोथ द शाकाज एंड कुशानास डिड नॉट हैव देयर ओन स्क्रिप्ट एंड रिटन लैंग्वेजेस। दोस्तों ये ट्राइब्स थे ये, और इंडिया में एक बहुत ही, अगर आप एपिक्स की बात करोगे या फिर राइटिंग्स की बात करोगे तो ये पुराने टाइम से स्टार्ट हो चुके थे। जैसे कि आप पता होगा आपको कि पन्नी ने ग्रामर 500 BC के राउंड में ही लिख दी थी। वैसे तो लिखी ये बाद में गई थी, बट ये कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे लिखी जा रही थी कि जो पेरिशेबल नेचर के थे, और ये बाद में कंपाइल हुई थी। बट ये रिटन और स्क्रिप्ट इंडिया में बहुत पहले आ चुका था। इवन हड़प्पन के टाइम्स में भी स्क्रिप्ट फाइंड आउट की जाती हैं, और दो इट इज़ नॉट डिसाइफर्ड येट, बट लेटर फेजेस में भी, वैदिक टाइम्स के बाद में भी हमें स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एविडेंस है हमारे पास में जो कि ये इंडिकेट करती है कि इंडिया में वेल इस्टेब्लिश्ड स्क्रिप्ट और रिटन लैंग्वेजेस स्टार्ट थी। इसके पहले भी अशोकाज ने भी जो अपने एडिक्ट पिलर्स थे उसमें भी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस को यूज़ किया था। बट ये एज अ ट्राइब ये यहाँ पे जब आए तो इनके पास में खुद की कोई स्क्रिप्ट या रिटन लैंग्वेजेस नहीं थी। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट बट द स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन डी बिकम्स अ राइट आंसर। तो दोस्तों टोटल 5 सैम्पल क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमारे अभ्यर्थी आईएएस के जो प्लेटफॉर्म है एक, वहाँ पे जा कर के अभ्यर्थी आईएएस को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। एंड अगर वहाँ पे आपको सिर्फ अभ्यर्थी आईएएस ही टाइप करना है, बट अगर आप iOS डिवाइस यूज़र हैं तो वहाँ पे माई इंस्टीट्यूट करके एप्लीकेशन आएगा, माई इंस्टीट्यूट आपने टाइप करना है और उसमें ORG कोड डालने हैं। ORG कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टाइप कर सकते हो, और वहाँ पे जा कर के आप हमारे ये कोर्स को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। एंड फर्दर वहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। सैम्पल क्वेश्चंस को आप जा कर के वहाँ पे लगाओ, आपके प्रॉपर वहाँ पे रैंकिंग आएगी। यू विल गेट द रैंकिंग, यू विल गेट द स्कोर बोर्ड, यू विल गेट द सोल्यूशन, यू विल एबल टू सी द इंटरफेस हाउ इट वर्क्स। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।